दोस्तों 14 फरवरी 2019 रात का अंधेरा हटा भी नहीं था कि जम्मू के सीआरपीएफ कैंप में चहल पहल मची हुई थी। छुट्टियां बिताकर अपने अपने घरों से लौटे जवान कुछ ही देर में श्रीनगर ट्रांजिट कैंप के लिए रवाना होने वाले थे। वैसे तो इन जवानों को 5-6 दिन पहले ही श्रीनगर पहुंचना था, लेकिन इस बार यहां पिछले सालों के मुकाबले इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई थी कि हाईवे तक बर्फ से ढका हुआ था। इसलिए डिप्लॉयड में हो रही देरी के कारण कैंप में जवानों की भारी संख्या मौजूद थी। आज भी जम्मू का मौसम खराब था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और धीरे धीरे बह रही ठंडी ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सर्द बना रखा था। ऐसे में जिस दिन पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मनाने में मशगूल होने वाली थी, उस दिन कड़कड़ाती ठंड में सुबह के 3:30 पर जवानों का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हो जाता है। उस दिन सीआरपीएफ का कॉन्वॉय बाकी दिनों के मुकाबले में काफी बड़ा था। इसमें आर्मड व्हीकल्स, बसेस और ट्रक्स को मिलाकर टोटल 78 व्हीकल्स थे, जिनमें कुल 2547 सीआरपीएफ के जवान सवार थे। घाटी में आतंकी खतरे को देखते हुए हमेशा से जवानों को आर्मड व्हीकल्स में ही कश्मीर ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या ज्यादा होने की वजह से इस कन्वॉयज भी शामिल किए गए थे। इस काफिले को काजगुंड से होकर गुजरना था, जिसके बाद के इलाके टेररिस्ट प्रोन थे। इसलिए खतरे को देखते हुए जब भी सीआरपीएफ का कोई कन्वॉयज करता था, तब सेफ्टी इंश्योर करने के लिए पहले से ही रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी हाईवे पर तैनात रहती थी। उस दिन भी आरओपी के सुरक्षाकर्मी सीआरपीएफ के वाहनों की सुरक्षा के लिए रोड पर तैनात थे। कुछ घंटे के ट्रैवल के बाद सीआरपीएफ का ये कन्वॉयज गुंड पहुंचकर रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। यहां 5वें नंबर की बस में बैठे कांस्टेबल वासुदेव नीचे उतरे और उन्हें लौटने में कुछ देर हो गई। वो जब तक वापस लौटे तब तक उनकी बस आगे बढ़ चुकी थी। इसलिए वासुदेव को उसी कन्वॉय की पीछे की किसी बस में बैठना पड़ा। पूरा काफिला फिर से श्रीनगर की तरफ कूच कर चुका था। कई जवान अभी अभी अपने घर से लौटे थे, इसलिए जहां कुछ अपनी प्रेमिका की यादों में खोए हुए थे, तो वहीं कुछ अपनी पत्नी और बच्चों से फोन पर बात कर रहे थे। 5वें नंबर की बस में सीआरपीएफ के कांस्टेबल एच गुरु को अपनी पत्नी कलावती की याद आ रही थी। उनकी शादी को सिर्फ 15 महीने ही हुए थे। बस में बैठे बैठे उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन पत्नी के किसी काम में बिजी होने के कारण फोन नहीं उठा। इसी बस में कांस्टेबल प्रदीप कुमार और हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह भी थे, जो अपनी अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे। सुखजिंदर सिंह ने बस के अंदर की बातचीत और जवानों की आपसी मस्ती का एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपनी पत्नी सरबजीत कौर को भेज दिया। 1 साल पहले ही वे पिता बने थे और कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने बेटे के साथ लोहड़ी मनाई थी। सुबह जब वो जम्मू से इस काफिले के साथ निकले थे, तब उन्होंने अपने बड़े भाई से फोन पर बात की थी और कहा था, शाम को फिर से कॉल कल करूंगा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी बातें होंगी, आखिरी वीडियो होगा, आखिरी कॉल होगी और कुछ ही देर बाद सब कुछ बदल जाएगा। जहां सीआरपीएफ का यह काफिला आगे के खतरों से अनजान तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था, तो वहीं उनसे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर अपने खतरनाक मंसूबे के साथ 2 आतंकी इस काफिले का बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। इन दोनों आतंकियों के नाम शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार थे, जिन्हें पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने कश्मीर को दहलाने की जिम्मेदारी दी थी। 14 फरवरी की सुबह ही शाकिर बशीर को पता लग चुका था कि दोपहर में N444 पर सीआरपीएफ की बसों का एक बड़ा कन्वॉयज करने वाला है। वैसे तो आतंकी इस हमले को 5 दिन पहले 9 फरवरी को पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की बरसी के दिन ही अंजाम देना चाहते थे, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण वहां से सीआरपीएफ का कोई कॉन्वॉय नहीं गुजरा था। इसलिए दोनों काफी बेचैन हो रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि आज एक बड़ा कन्वॉय गुजरने वाला है, तो उन्होंने फौरन इस हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। शाकिर बशीर के घर से हाईवे तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते जाते थे, जिनमें से उस दिन 2 पर पुलिस के नाके थे, जबकि तीसरा रास्ता, जो कि कच्चा स्लिप रोड था, बिना पुलिस की निगरानी के था। दोपहर करीब 2 बजे बशीर दूसरे आतंकी आदिल के साथ एक नीली कार में सवार होकर कश्मीर को दहलाने के लिए निकल पड़ा। दोनों ने रास्ते में मिलने वाले चेक पोस्ट से बचने के लिए एक घुमावदार रास्ता लिया और जल्दी ही उस बिना नाकाबंदी वाली सड़क को पार कर करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद दोपहर 3:01 पर ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से जम्मू श्रीनगर हाईवे
केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर था। शाकिर ने गाड़ी रोक दी और दोनों उतरकर आमने सामने खड़े हो गए। उस दिन काफी ठंड थी, लेकिन आदिल के पसीने छूट रहे थे। आदिल अपनी घड़ी उतारकर शाकिर बशीर को देते हुए बोला, यह तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी, मुझे दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज। इसके बाद दोनों गले मिले और फिर शाकिर यहां से पीछे लौट गया। आगे का सारा काम अकेले आदिल को करना था। आदिल ड्राइवर वाली सीट पर बैठा चाबी घुमाई और 200 किलो आरडी 1 से भरी अपनी गाड़ी श्रीनगर हाईवे पर दौड़ा दी। वह अपने साथ एक पिस्तौल भी लेकर चल रहा था, ताकि वह इस हमले में अगर नाकाम हो जाए तो पकड़े जाने से पहले ही खुद को गोली मार सके। दूसरी तरफ अब तक सीआरपीएफ का कॉनवॉय भी जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजरते हुए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अवंतीपुरा में एंटर कर चुका था। यहां से अब उनका डेस्टिनेशन श्रीनगर मात्र आधे घंटे की दूरी पर था। काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी इस कन्वॉयस जवानों ने देखा कि एक नीले रंग की कार तेजी से कन्वॉय की बसों को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही है। यह वही कार थी जिसे कुछ मिनट पहले आधे लेकर निकला था। जैसे ही हाईवे पर तैनात रोड ओपनिंग पार्टी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहन लाल की नजर उस नीली कार पर पड़ी, उन्हें समझते देर नहीं लगी और उन्होंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और उसे लोड करते करते कार की ओर तेज दौड़ लगा दी। जब तक मोहनलाल उस गाड़ी तक पहुंच पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी। आतंकी ने अपनी कार को कॉनवॉय की 5वीं बस के पैरेलल ले जाकर उसके साइड में जोरदार टक्कर मार दी और डैशबोर्ड पर लगे डेटोनेटर का स्विच दबा दिया। स्विच दबते ही कार के पीछे रखा 200 किलो का विस्फोटक फट गया और इसके साथ ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। 5वीं बस के परखच्चे उड़ गए और उसकी चपेट में कन्वॉय की दूसरी गाड़ियां भी आ गईं। यह धमाका इतना भयानक था कि मीलों दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। चारों ओर धुआं और मलबा बिखर गया। आसपास के घरों के शीशे टूट गए। धमाके ने सड़क पर एक गहरा गड्ढा बना दिया और पल भर में चारों ओर तबाही मच गई। एक झटके में रोड ओपनिंग पार्टी के मोहन लाल समेत सीआरपीएफ के 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। वहीं करीब 70 जवान बुरी तरह घायल हो गए। 5वें नंबर की इस बस में जम्मू से चढ़ा केवल एक ही शख्स ऐसा था जिसे कुछ नहीं हुआ। वो थे कांस्टेबल वासुदेव, जिनसे यह बस रास्ते में उतरने की वजह से छूट गई थी। यह हमला इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 30 सालों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, और वह भी इतने भयानक तरीके से कि शहीद जवानों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। इधर उधर उनके अवशेष बिखरे हुए थे, जिन्हें देखकर बाकी जवानों की आंखों में दर्द, शोक और गुस्से का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। हमले के कुछ घंटे बाद पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाले आदिल अहमद डार का एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें वह कह रहा था कि उसने उस हमले को अंजाम देने के लिए 2018 में जैश मोहम्मद को ज्वाइन किया था, और जब तक ये वीडियो दुनिया के सामने आएगा तब तक वह अपने काम को अंजाम देकर जन्नत पहुंच चुका होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत का रहने वाला आदिल अहमद डार आखिर जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के साथ कैसे जुड़ गया? आखिर इतनी बड़ी साजिश रची कैसे गई? एनआईए द्वारा की गई इस हमले की इन्वेस्टिगेशन में और किन लोगों का नाम सामने आया? और आखिर इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर के जरिए पीओके में मुजफ्फराबाद और चको और पाकिस्तान के बालाकोट में जोरदार एयर स्ट्राइक करके कैसे पाकिस्तान और उसके आतंकियों को करारा जवाब दिया? 40 सीआरपीएफ जवान हैव बीन किल्ड in the worst terror attack against security man in Kashmir ever terror group. Jayashri Mahad claim responsibility for the attack was SQ by 22-year-old Ahmad Adil Dar, a local resident on of Pulwama Barha Miraj 2000 fighter aircraft on after type. You see on your screen went across and hit the target Abhinandan. Vartman told he team that he locked target one of the F-16 फाइटर जेट्स इन द पाकिस्तानी एस टीम। कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दे, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। सो हाउ एटली डिड द स्ट्राइक्स टेक प्लेस
Oft auf et Unitscha, of Evolved, oft etli, Adavi Hittek, लुक जयश मोहम्मद के अस्तित्व में आने से पहले उसका मुखिया मसूद अजहर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के चलते 1994 से ही जम्मू की जेल में बंद था। उसके साथियों ने उसे छुड़ाने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार भारतीय सुरक्षा बलों ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। इसी क्रम में 1999 में उसके साथियों ने जम्मू की कोर्ट भलवाल जेल से उसे निकालने के लिए एक सुरंग तक खोद डाली, लेकिन अपने मोटे शरीर के कारण मसूद अजहर सुरंग में फंस गया और पुलिस द्वारा पकड़ा गया। लेकिन कुछ ही महीने बाद 24 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर के छोटे भाई अब्दुल रऊफ अजगर ने 5 हथियारबंद आतंकवादियों के जरिए पैसेंजर्स और क्रू मेम समेत 150 लोगों से भरी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 को हाईजैक करवाकर अफगानिस्तान के कंधार भिजवा दिया। इसके बाद भारत सरकार को अपने सभी यात्रियों के बदले में मसूद अजहर और 2 अन्य आतंकियों को भारतीय जेलों से रिहा करना पड़ा। मसूद अजहर ने भारतीय जेल से छूटने के बाद साल 2000 में जैश मोहम्मद का गठन किया और इसे अपने आतंकी मंसूबों को पूरा कराने का एक जरिया बना लिया। इसके बाद जैश मोहम्मद ने भारत के पार्लियामेंट पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन और उरी में इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेड क्वार्टर्स को निशाना बनाकर भारत को गहरा घाव दिया। जब 2016 में जैश एम मोहम्मद ने री अटैक किया, उसी साल पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के काकापोरा गांव में रहने वाला आदिल अहमद डार 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। इसी दौरान भारतीय सेना ने आतंकी बुरहान को मार गिराया, जो सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए घाटी के युवाओं को देश के खिलाफ भड़काता था। उसने उनके बीच अपनी छवि पोस्टर बॉय की बना ली थी, इसलिए जब वह सेना के हाथों मारा गया तो घाटी में प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई। 20 साल के आदिल के मन में भी उसकी छवि एक हीरो वाली थी, इसलिए वह भी सेना के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल होने लगा। स्टोन पेल्टिंग और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की वजह से उसे कई बार कश्मीर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया, लेकिन पुलिस ने यह सोचकर हर बार उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया कि वह केवल एक मिसगाइडेड यूथ है। लेकिन आदिल एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में बराबर पार्टिसिपेट करता रहा, जिसके चलते एक दिन पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और करीब 11 महीने तक उसे बिस्तर पर रहना पड़ा। उसके घर वालों को लगा था कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन इस घटना के बाद वो पूरी तरह बदल गया और उसके इरादे और भी ज्यादा खूंखार होते गए। वो सेना से बदला लेने के लिए इतना छटपटा लगा कि इसके लिए मार्च 2018 में वह अपने घर से साइकिल लेकर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके पिता ने लोकल पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन उसके गायब होने की यह गुत्थी तब सुलझ पाई जब कुछ दिनों बाद आदिल की AK-47 ली फोटोवाकास कमांडो के नाम से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगी। उसने घर से भागने के तुरंत बाद ही आतंकी संगठन जैश मोहम्मद ज्वाइन कर लिया था। जैश ने उसको 1 महीने तक एक एक्सपर्ट ट्रेनर द्वारा असल्ट राइफल चलाने और ग्रेनेड्स फेंकने की ट्रेनिंग दिलवाई और फिर आगे के काम के लिए उसकी मुलाकात अप्रैल 2018 में इदरीस से करवाई, जिसे इसी महीने जैश द्वारा एक खास मकसद से पुलवामा भेजा गया था। इदरीस आईडी बनाने में एक्सपर्ट था, इसीलिए जैश ए मोहम्मद ने उसे भारत में रहकर आदिल डार जैसे भटके कश्मीरी युवाओं का इस्तेमाल कर भारतीय जवानों पर आईडी हमले करवाने का काम सौंपा। इसके लिए उसने पहले आदिल डार से दोस्ती की और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में भारत के खिलाफ जहर घोलकर उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके उसे एक आत्मघाती हमले के लिए राजी कर लिया। आदिल के अलावा उसे और भी लोगों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी टीम में बिलाल अहमद कूचे, शाकिर बशीर पीर तारिक, अहमद शाह, वैज उल इस्लाम, मोहम्मद अब्बास, राद और इंशा जान समेत कई जरूरी लोगों को अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया। उसने तब तक अपने लोकल इन्फॉर्मर्स की मदद से आसपास के एरियाज में आईडी बनाने के लिए पूरा सेटअप भी तैयार कर लिया था। इसके बाद उसने पाकिस्तान से आरडी एक कश्मीर मंगवाना शुरू किया। जैश मोहम्मद RDX के छोटे छोटे कंसाइनमेंट को सीमा पार भेजने लगा, ताकि पैकेज छोटे होने की वजह से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के शक के दायरे में ना आए। इदरीस को अपने इस ग्रुप में सबसे ज्यादा भरोसा शाकिर पर था, इसलिए उसने उसे पाकिस्तान से आने वाले छोटे छोटे कंसाइनमेंट और दूसरी जरूरी चीजों को रिसीव करने का काम सौंपा। शाकिर के काम से इदरीस इतना खुश था कि उसने एक दिन अपने चाचा रौफ अलवी को शाकिर बशीर का फोटो भेजा और कहा कि चाचा, यह मेरा दूसरा अफजल गुरु है।
इस दौरान उसने अपने ग्रुप और जैश के कुछ लोकल इन्फॉर्मर्स को घाटी में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट्स पर नजर रखने के काम पर भी लगा रखा था। इन सब में 2018 का आखिरी महीना आ चुका था। अब तक इदरीस शाकिर की मदद से बॉम्ब बनाने का सारा जरूरी मटेरियल जुटा चुका था। इसके बाद वह बम बनाने में जुट गया और शाकिर को टारगेट ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी। कुछ दिनों के बाद शाकिर ने लेथपोरा में नोटिस किया कि करीब आधा दर्जन सैनिक रेगुलर बेसिस पर इस एरिया की पेट्रोलिंग करते हैं। उसने जब ये इदरीस को बताया तो उसने यहां कुछ करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे एक बड़े टारगेट की तलाश थी। वह एक साथ ज्यादा से ज्यादा भारतीय जवानों को निशाना बनाना चाहता था। उसके बाद शाकिर नेक्स्ट टारगेट की खोज में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्टिविटीज पर बारीकी से नजर रखने लगा। वो वहां से गुजरने वाले हर कन्वॉयज को भेज देता। इन सब में 1 महीना बीत गया और इन वीडियोस के आधार पर इदरीस ने तय किया कि वह सीआरपीएफ के कन्वॉय को निशाना बनाएगा। उसने नोटिस किया कि सीआरपीएफ अपने सभी डिप्लॉयड के दौरान एक पैटर्न फॉलो करती है। सामान नीले ट्रकों में रखा जाता है जिन पर खाकी त्रिपाल लगे होते हैं। सभी जवान नीली बसों में सवार होते हैं, जबकि बड़े अधिकारी सफेद जिप्सी में ट्रेवल करते थे। मोस्टली व्हीकल्स की विंडोज वायर मशस से प्रोटेक्टेड होती थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इदरीस अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाने में लग गया। उसने 4 किलो एल्यूमिनियम पाउडर मंगवाया, जिसका इस्तेमाल वह एक्सप्लोसिव को बांधने में करने वाला था, ताकि विस्फोट के दौरान यह आसानी से आग पकड़ सके। हैरानी की बात यह थी कि भारतीय जवानों को निशाना बनाने की यह सारी तैयारी भारत में ही हो रही थी। फिर भी इंटेलिजेंस एजेंसी और आर्मी को कानों कान उसकी कोई खबर नहीं लग सकी और आतंकी अपने काम में लगे रहे। जनवरी 2019 में इदरीस ने जयश एम मोहम्मद के एक लोकल मिलिटेंट तौसीफ को एक गाड़ी अरेंज करने को कहा, जिसमें 2 लार्ज कंटेनर को आसानी से फिट किया जा सके। तौसीफ ने इसके लिए अपने बचपन के दोस्त सज्जाद अहमद भट्ट की मदद मांगी, जिसने कुछ दिनों के अंदर ही इस्तेमाल करके 2 आईडी बना लिए, जिसमें एक का वजन 160 किलो तो दूसरे का वजन 40 किलो के आसपास का था। इसके बाद दोनों कंटेनर्स को कार की मिडिल वाली सीट की जगह पर फिट कर इसमें धमाका करने के लिए वायर से एक स्विच को कार की स्टीयरिंग के पास फिक्स कर दिया। कश्मीर में हमले की तैयारियों के बीच जयश मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कराची में बड़ी रैली कर कश्मीर में मारे गए अपने मिलिटेंट्स का जल्द ही बदला लेने के लिए भारत को दहलाने की धमकी दे रहा था। पाकिस्तान में अपने आका के भाषण से कश्मीर में बैठे मिलिटेंट्स जोश से भर चुके थे और अपनी प्लानिंग को जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करना चाहते थे। इदरीस ने एक्सप्लोसिव से भरी कार से सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को निशाना बनाने की जिम्मेदारी अपने 2 भरोसेमंद साथी आदिल अहमद डार और शाकिर बशीर को सौंपी। जहां शाकिर केवल श्रीनगर हाईवे तक जाने वाला था, तो वहीं धमाके की सारी जिम्मेदारी आदिल के हाथों में थी। आदिल इस हमले में एक आत्मघाती हमलावर बनने वाला था। उसे पता था कि इसमें उसकी की जान जाने वाली है, लेकिन उसे लगता था कि वह यह सब अल्लाह के हुक्म पर कर रहा है और उसे अंजाम देने के बाद उसे जन्नत नसीब होगी। उसके इसी माइंडसेट के साथ हमले से पहले जयश मोहम्मद ने उसका एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने भारत को बर्बाद करने की बात की। इसके बाद 9 फरवरी को धमाका करने का दिन चुना गया, क्योंकि इस दिन अफजल गुरु की बरसी पड़ती